हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल आधुनिक मैथ पर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि 10th क्लास का एक अनसोल्ड पेपर चल रहा है मैथ का। तो हमने उसमें 2 क्लास करा चुके हैं। उसमें 20 बहुविकल्प हो चुके हैं और उसके कुछ क्वेश्चन हो चुके थे खंड ब में कुछ क्वेश्चन हो चुके थे। ठीक है, और कहाँ तक हो चुके थे? ये तुम्हारे जो है ग तक हो चुके थे। अब चलेगा घ। और जो आपसे रिलेटेड दोस्त, आपके छोटे भाई, ठीक है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हो और आपके जानने वाला जो भी कोई हो 10th क्लास का, और इसके 27 तारीख में पेपर हो, 27 तारीख में उसका पेपर है, ठीक है, 2026। वो अगर ये पेपर को देगा, वो जो बच्चा, उसको ये शेयर कर देना, वीडियो बता देना, एक अनसोल्ड पेपर इसको सॉल्व करके चला जाएगा वो। अब ब चल रहा है खंड ब, और खंड ब में चल रहा था क्वेश्चन प्रश्न दूसरे का घ। दूसरे का घ चल रहा था, ठीक है। अब इसने बोला क्या है, देखो क्वेश्चन पढ़ो यहां पर। इसने बोला है एक चतुर्भुज ए बी सी डी किसी वृत्त के परिगत, परिगत देखो एक शब्द है यहां परिगत। परिगत का मतलब होता है बाहर की ओर, ठीक है। अच्छा, अभी मैं बनाऊंगा चित्र। एक चतुर्भुज है ए बी सी डी किसी वृत्त के परिगत, परिगत खींचा गया है, तो सिद्ध कीजिए ए प्लस ए बी प्लस का सी डी बराबर ए डी प्लस का सी डी। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं चित्र बनाता हूं। देखो एक व्रत है, एक हमारे पास व्रत है, ठीक है। ये व्रत हो गया। अब इसके देखो, मैं लिख लेता हूं, सिद्ध करना है क्या, सिद्ध करो, इसे रख देते हैं फिर। ए बी सी डी बराबर ए डी बी सी हमें सिद्ध करना है, ठीक है। और दिया क्या है, यहाँ पे दिया क्या है हमारे पास? दिया है, दिया है व्रत के, व्रत के परिगत एक चतुर्भुज, चतुर्भुज ए बी सी डी है, ठीक है। अच्छा, दिया है व्रत के परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी। अब मैं थोड़ा इसे यहाँ हटके बना देता हूँ थोड़ा। देखो एक व्रत है, ये एक व्रत दिया है, इसके परिगत, परिगत मतलब बाहर की तरफ, बाहर की तरफ एक चतुर्भुज है। ऐसा बनाते हैं, देखो कैसे बनाओगे, इसको ऐसा टच करो, हल्का एक बिंदु से टच करके दिखाएंगे इसे, यहां एक बिंदु से इसे टच करके दिखाएंगे, ठीक है। और यहां पर एक बिंदु से इसे टच करके दिखा देंगे, और यहां पर इस बिंदु से, यहाँ ये वाली रेखा है वृत्त के एक बिंदु से टच होके जाएगा, तो ये बन गया। इसे एक्स्ट्रा जो है इसे हटा दो, एक्स्ट्रा लाइन हटा दिया। तो ये दिख रहा है कि ये जो चतुर्भुज है, इसका नाम दे दिया हमने ए बी सी और डी, ठीक है। और इसका केंद्र हमने मान लिया ओ, ओ इसका केंद्र है। तो सवाल में बोला है ये कि एक व्रत है, व्रत के चारों तरफ, व्रत के चारों तरफ मतलब व्रत के परिगत बाहर की तरफ ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ठीक है। अब हमें तो सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है कि ए बी प्लस का सी डी मतलब कि ए बी प्लस का सी डी का योग बराबर होगा हमारे पास ए डी प्लस बी सी के योग के बराबर होगा, ये हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने से पहले देखो भाई, इसका थोड़ा सा एक इसमें परिमेय थी, एक परिमेय है इस चैप्टर में, परिमेय की 10.2। ये 10.2 परिमेय होती क्या है? देखो एक व्रत है, ये हमारे पास व्रत है, हमें पता है व्रत की एक बिंदु से एक स्पर्शरेखा खींच सकते हैं, व्रत के एक बिंदु से केवल एक स्पर्शरेखा खींच सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर व्रत के बाहर कोई बिंदु है, ठीक है, मैं यहां समझाऊं। एक तो ये होता है कि अगर व्रत के एक बिंदु से केवल एक स्पर्शरेखा खींच सकते हैं, अगर व्रत के, ये व्रत है, अगर ये व्रत है, अगर व्रत के बाहर कोई बिंदु है, व्रत व्रत पर स्थित एक बिंदु से केवल एक स्पर्शरेखा खींच सकते हैं, लेकिन व्रत के बाहर कोई बिंदु है, तो व्रत पर कितनी स्पर्शरेखा खींच सकते हैं? तो यहां से खींच सकते हैं 2,
एक एक टच होके जाएगा यहाँ से, ऐसे हल्का से एक बिंदु टच होके जाएगा और यहाँ से ये एक स्पर्श रेखा ये खींच जाएगी। ठीक है, तो भाई बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं और यहां से लेके ये और ये, यहां से लेके यहां तक की दूरी और यहां से लेके यहां तक की दूरी के दोनों बराबर होती है, मतलब ये दोनों जो स्पर्श रेखा होती है बराबर होती है। ठीक है, ये होती है परिमेय 10.2 से, ये दोनों बराबर होती है। ठीक है, क्योंकि अब ये हमने समझाया इसलिए क्योंकि ये वाली परिमेय इसमें यूज करेंगे सिद्ध करने के लिए। ठीक है, अच्छा तो हम अब सिद्ध करते हैं। देखो, तो सबसे पहले देखो हमें दिया है, यहां लिखते हैं, दिया है ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा जमा के सही से लिखना है। ठीक है, दिया है, हमें दिया है कि ओ केंद्र वाले, ओ केंद्र वाले वृत्त के परिगत ABCD चतुर्भुज है एक। चतुर्भुज है, ठीक है। तब अब हम देखो हम क्या लेते हैं, देखो यहां से देखो, तुम ये जो परिमेय बताई थी मैंने 10.2 से, क्या था कि वृत्त के बाहर तुमने देखा होगा, अब ये जो लाइन है, मैं देखो ये वाली जो लाइन है वृत्त जो चतुर्भुज है इसका AB, ये वृत्त का एक बिंदु को स्पर्श कर रहा है। ठीक है, और ये वाली जो भुजा है BC वृत्त के इस बिंदु को स्पर्श कर रहा है, और ये जो CD है वृत्त के इस बिंदु को स्पर्श कर रहा है, और ये AD वृत्त के इस बिंदु को स्पर्श, यहां पर एक बिंदु को स्पर्श करता है, एक बिंदु को स्पर्श करके जा रहा है। ठीक है, अब इन बिंदुओं के हम नाम लिख लेते हैं, इन बिंदुओं के नाम लिख लिए हमने PQRS। ठीक है, हमने अपनी तरफ से बिंदु लिए हैं स्पर्श बिंदु। अब इस चीज के बारे में लिख देते हैं, और देखो यहाँ पे भुजा भुजा AB कोमा AB BC और CD कोमा DA क्रमशः वृत्त के स्पर्श बिंदु, वृत्त के स्पर्श बिंदु P, देखो AB कहां पर है, P पर स्पर्श कर रहा है, BC कहां पर स्पर्श कर रहा है, Q पर, और CD कहां पर कर रहा है, CD R पर, R तथा, और ये चारों लिख दिए ना, हाँ ठीक, तथा ये S पर स्पर्श करती हैं भुजाएं। ठीक है, अच्छा अब हम देखो लेते हैं, अब तुम्हें पता है ये वाला जो है इसका मतलब मैंने मान चलो ये भाई बिंदु है। ठीक है, माना हमने ये वृत्त का, जैसे ऐसे ये वृत्त है, यहाँ वृत्त का एक बिंदु A है, ये यहां से एक स्पर्श रेखा ये जा रही है, एक स्पर्श रेखा हमारी ये जा रही है, तो ये बताओ 10.2 परिमेय से ये वाली भुजा इसके बराबर होगी ना होगी, हम ये लिखते हैं, तो हम लिखेंगे A, यहां पर देखो AP जो है बराबर होगा, AP बराबर होगा किसके, ये देखो ये भाई बिंदु है, यहां से लेके यहां तक की दूरी, यहां से लेके यहां तक की दूरी बराबर होगी, AP बराबर होगा AS के। ठीक है, अब ये इस वाले बिंदु को देखो, B बिंदु को, ये भाई बिंदु है, भाई बिंदु से ये एक स्पर्श रेखा ये आ गई, यहां से एक स्पर्श रेखा ये आ गई, तो इसके और इसके बीच इनके और इनके लंबाई क्या बराबर होगी। ठीक है, तो अब हमने लिया ये BP बराबर, ये इसके बराबर होगा BQ के। ठीक है, अब सेम हम क्या करेंगे, अब यहां पर आ जाओ। ठीक है, अब तुम्हें दिख रहा होगा ये जो एक भाई बिंदु है, अब भाई बिंदु से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा ये जा रही, एक स्पर्श रेखा ये जा रही, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी, यहां से लेके यहां तक की दूरी बराबर होगी। ठीक है, अब हमने लिया CR बराबर CQ। अब यहां जाओ बिंदु D पर, ये भाई बिंदु है वृत्त का, तो यहां से एक स्पर्श रेखा ये जा रही, यहां से लेके यहां तक, और यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या बराबर होगी, हम लिखेंगे अब
ये डी आर बराबर इस ये वाली जो है इसके बराबर होगा डी एस के। ठीक है, अब समीकरण नंबर 1 इसे बना लिया, 2 इसे बना लिया, 3 इसे बना लिया, 4 इसे बना लो, या इन्हें एक सबको एक साथ ऐसे करके नहीं है, या इन सबको एक मान लो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, हमने 4 अलग अलग समीकरण बना लिए चारों को। ठीक है, अब इनके बारे में लिख देते हैं, थोड़ा सा रीजन लिख देते हैं इसका। ये जो है एपी जो है ए एस के बराबर है, ये इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है। क्यों इसका रीजन लिखते हैं, देखो परिमेय परिमेय 10.2 से ऐसे भी लिख सकते हो, इतना चल जाएगा। ठीक है, और परिमेय क्या कहती है कि ये एपी जो है ये ए वृत्त का बाह्य बिंदु ए जैसे लिखते हैं, वृत्त के बाह्य बिंदु ए से वृत्त पर खींची दोनों स्पर्श रेखा समान होती हैं। ठीक है, ये हमारे पास रीजन इसमें लिख दिया इसका। ठीक है, ये हमने यहां तक रीजन लिख दिया, इन चारों को ये रीजन होगा। ठीक है, मैं ये नाम नहीं दे रहा, सबके लिए एक ही हो जाएगा। ठीक है, लिखना चाहो तो सबके लिए एक एक ये रीजन सबके लिए लिख सकते हो ऐसे करके। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या करना है, इन चारों को जोड़ देंगे। देखो समीकरण 1 2 3 4 को जोड़ देंगे, हमने इसे जोड़ते हैं। तो देखो इधर साइड वालों को इधर साइड वाले के साथ जोड़ेंगे, सब हमने बराबर लिखा। इधर साइड वालों को इधर साइड वाले के साथ जोड़ेंगे, इधर साइड वालों को इधर साइड वाले के साथ जोड़ेंगे। तो हमने लिखा एपी बीपी सी आर और डी आर बराबर इधर वालों को इधर साइड के साथ ए एस बी क्यू सी क्यू डी एस लिख दिया। अब देखो यहां पर देखो, यहां से आ जाएगा वैसे भी। देखो एक, अब देखो तुमने ये देखा होगा एक चीज, यहां देखो अगर मान के चलो भाई ये लाइन हमारे पास एक वो है रेखाखंड है ए बी, और मैंने कोई भी एक पॉइंट कहीं भी ले लिया, मैंने यहां ले लिया, ये मैंने पी ले लिया। तो मुझे एक बात बताओ, मैंने ये ले लिया, चलो देखो मैंने मान के चलो ये पूरा दे रखा है 10, इसका मान पूरा दे रखा है 10। ठीक है, ये है 2 और ये है 8, इसका मान यहां से लेके यहां तक तो 2, यहां से लेके यहां तक है 8। ठीक है, 8 मीटर सेंटीमीटर ले लिया चलो। तो मुझे वो बताओ, मैं 10 को ऐसे नहीं लिख सकता, 2 प्लस के 8 लिख सकता हूं, मतलब कि है ए बी का मान जो है, ए बी का मान ऐसे लिख सकता हूं एपी प्लस का बीपी, ऐसे लिख सकता हूं ये। अब वही मैं यहां कर लिख देता हूं कि यहां पर जो है ये ए बी जो है किसके बराबर होगा, ए बी बराबर होगा एपी बीपी। इसी प्रकार बीसी, मैं पहले से लिख लूं चलो, सीडी ये हो जाएगा सीडी जो है सी आर डी। ठीक है, अब यहां जाओ, इसका एडी जो है बराबर होगा ए एस और एस डी के बराबर होगा। अब इस वाली लाइन को देख लो, बीसी जो होगा बी क्यू के प्लस का सी क्यू के बराबर होगा। ठीक है, अब यहां पर इसी से हमें क्या देखना है, देखो अब तुम्हें दिख रहा होगा, देखना ये वाली जो कंडीशन है ये वाली कि एपी और बीपी सी आर और डी आर, ये हो गया सी आर और डी आर। देखो कोई भी अगर आर डी दे रखा है कोई रेखाखंड, इसको हम डी आर भी लिख सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं,
एपी और बीपी की जगह एपी और बीपी का मान क्या दे रखा है, एबी। सीआर और सीडी, सीआर और आरडी का मान क्या दे रखा है, सीडी, बराबर। अब तुम्हें यहां दिख रहा होगा ये एएस, ये एएस, एएस कहां पर दे रखा है और किस में दे रखा है, इसमें दे रखा है। तो एएस और डीएस, एएस और डीएस का मान क्या है, एडी। तो इन दोनों की जगह मैं एडी लिख सकता हूं, प्लस। अब बीक्यू और सीक्यू, बीक्यू, बीक्यू और सीक्यू का मान क्या है, बीसी। हमें सिद्ध क्या करना था, तो यही सिद्ध करना था, तो ये आ गया हमारा, ठीक है। सिद्धम, ठीक है, उतारो इसे और थोड़ा सा स्पीड से करेंगे, ठीक है। देखो अगला सवाल देखो, 4 नंबर का ही सवाल है। देखो अगला सवाल क्या है, देखो अगला सवाल आ गया बारंबारता से सांख्य की। सवाल दिया है ऐसे, ये इसका वर्ग अंतराल, वर्ग अंतर, और यह है बारंबारता, बारंबारता। ये 0 से 10, 10 से 20, देखो कितने कितने का अंतर है, 10 10 का अंतर है, 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। इसकी बारंबारता रखी है 5, x, 20, 20 के बाद 15 और ये y और ये 5, ठीक है। अच्छा सवाल पढ़ते हैं, देखो दिए यदि दिए गए आवृत्ति वितरण के आंकड़ों का माध्य दे रखा है, माध्य किसका गिवन है, ठीक है, माध्य किसका दे रखा है, माध्य कितना दे रखा है इसमें, 28.5। और क्या बोला इसने, तो x y के मान ज्ञात कीजिए। तो क्या करना, x का मान ज्ञात करना है, y का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो इसे करते हैं सवाल, इसमें n का मान और दिया है और दे रखा है n बराबर 60। यहाँ कैपिटल N भी लिख सकते हो, कहीं पर ये कैपिटल N होता है और कहीं कहीं ये स्मॉल n दे रखा होता है, ठीक है। देखो अब हमें क्या करना है, देखो माध्यक, इसने क्या बोला है, यूज क्या कर रहा है शब्द माध्यक। तो माध्यक वाले में एक फॉर्मूला होता है, पहले फॉर्मूले को लिखते हैं हम यहाँ पर। देखो ये माध्यक, माध्यक बराबर होता है हमारे पास L प्लस के N/2 माइनस के CF संचय बारंबारता, और ये F हो जाता है, ठीक है, और एक गुणा में ये H, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो माध्य किसके यहाँ दे रखा है, ठीक है, ये सब इनके मान निकालने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखो यार माध्यक में क्या होता है, माध्यक निकालते हैं तो सबसे पहले कॉलम बनाते हैं, अगला संचय बारंबारता, इसका संचय बारंबारता, संचय बारंबारता, इसे CF से भी डिनोट करते हैं, इसको ये F से डिनोट करते हैं, ठीक है। संचय बारंबारता हम निकालते कैसे हैं, देखो हम क्या करते हैं, इसको सेम यहां लिख देते हैं और जो है x को 5 में जोड़ देंगे। जब इसमें हम 5 में x जोड़ेंगे तो यही आएगा, ये जुड़ तो सकता नहीं, ये ऐसे रहेगा, हो जाएगा 5x। फिर इसमें 20 को जोड़ेंगे, अब इसमें 20 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, देखो ये और इसके साथ जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 25 और ये x, हो जाएगा हमारे पास 25 प्लस के x। अब 25 प्लस x में हम क्या जोड़ेंगे, 15 जोड़ेंगे, तो इसमें ये 15 जुड़ गए तो 30, 40 हो गई, 40x, x ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 20, 30 और ये 40, ठीक है, ये हो गया हमारे पास 40x। अब 40x में हम क्या y जोड़ेंगे, तो y तो ऐसे रहेगा ही, ये तो आप कोई भी पद आपस में जुड़ेंगे नहीं, ये हो जाएगा हमारे पास 40x प्लस के y। अब क्या करेंगे, इसमें इसमें 5 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 45x प्लस के y, तो ये हो गया हमारे पास
45x प्लस के y। ठीक है, इतना हमने कर लिया ये। अब तुम्हें ये देखना है, अब देखो इसका जो योग आएगा ये कैपिटल एन ही होता है, ये कैपिटल एन होता है जब इन्हें जोड़ेंगे। अब ये हमने ये क्या करा यहाँ पे, इन सबको जोड़ा ही तो है, इन सबको ऐसे जोड़ेंगे तो यही आएगा यहाँ पर 45x प्लस के y ये। और देखो एन का मान हमें दिया है 60। ठीक है, तो हम लगते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ रखते हैं, इसको लेते हैं हम, हमने यहाँ लिया n बराबर 45x प्लस की y। तो n का मान 60 दे रखा है, इसको इधर पक्षांतर करेंगे हम x प्लस के y, तो कितना आ गया ये आ गया 15। कितना आ गया ये बचेगा हमारे पास 15 x प्लस के y। तो ये आ गया हमारे पास x प्लस y का मान 15 आ गया। ठीक है, अच्छा ये हमें जरूरत पड़ेगी आगे। अब हमें ये देखना है कि जो माध्यक ये दिया है, माध्यक कितना 28.5, ये 28.5 कौन से वर्ग अंतर में आएगा। देखो 28.5 इसमें तो आएगा, इसके बीच में तो आएगा ये 20 से 30 तक के मान इसमें आएंगे, तो 20 से 30 तक के ये क्या 28 इसी बीच में आएगा, तो ये इसका हो जाएगा माध्यक वर्ग। ये हो गया इसका माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग एक बहुविकल्प में एक आया था ऐसा बहुविकल्प जिसमें माध्यक पूछा था, माध्यक वर्ग। तो हमें क्या देखना है, अब देखो यहाँ पे जो ये होता है ना कि ये होती है लोअर लिमिट, मतलब निम्न लिमिट और उच्च लिमिट। तो ये निम्न लिमिट को एल बोलते हैं, पहले को उसको बोलते हैं एल, ये होता है एल का वैल्यू। मैं यहाँ लिख देता हूँ इसे, ये हो गया एल का वैल्यू। और इसके जस्ट सामने ये तो है एफ का वैल्यू, बारंबारता। और इसमें संचय, इसकी संचय बारंबारता क्या हो जाएगी, इसकी माध्यक की संचय बारंबारता क्या हो जाएगी, इसके जस्ट सामने वाला, इसके जस्ट सामने वाले से ऊपर वाला हो जाता है हमारे पास संचयी बारंबारता। ठीक है, तो हमारे पास सबके मान आ चुके हैं, लिखो ही ना, चलो एक बार लिख लेता हूं मैं। देखो यहां लिखता हूं, एल का वैल्यू क्या है, एल का वैल्यू है 20, और एफ का मान क्या है, ये भी 20 दे रखा है, 20। अच्छा, और ये सी एफ का मान क्या दे रखा है, 5 प्लस के एक्स, ये दिया है। और एच का मान कैसे निकालते हैं, देखो एच का मान, जो माध्यक वर्ग है ना, माध्यक वर्ग, एच का मान ऐसे निकालते हैं, एच का मान हम निकालते हैं, ये जो माध्यक वर्ग है हम उच्च में से निम्न लिमिट को घटा देते हैं, तो ये आ गया 10। तो एच का मान कितना आ गया 10, ऐसा ही वहां लिख लेता हूं मैं, एच का मान 10 इसमें रख दो। तो माध्यक कितना है 28.5, एल का मान कितना है 20, एन का मान कितना था 60/2, और ये सी एफ का मान है, सी एफ का मान कितना रखा है 5 प्लस के एक्स। देखो माइनस एल तो मैं ब्रैकेट लगा लेता हूँ, ठीक है। एफ का मान कितना है 20, एच का मान 10, इसको थोड़ा इसको पक्षांतर करके इधर ले आते हैं, 28 पॉइंट माइनस के 20, ये भी इधर आ गया। अब इससे से काटेंगे, देखो ये इससे कट जाएगा ये 30 बार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 30 बचा, अब इसका ब्रैकेट हटाएंगे तो अंदर ये माइनस हो जाएगा, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा ये 2 बार, तो नीचे आ गया 2। अब देखो 28.5 में से 20 घटाएंगे तो बचेगा 8.5, ठीक है। ये कितना बचा 25 माइनस का एक्स, ये आपस में घटा दिए, ये रह गया 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देखो इस केस में करेंगे तो देखो 8.5 की 2 में गुणा करेंगे तो 8 8 16 और 1 17। अब एक केस में गुणा करेंगे, ठीक है, एक्स का मान निकालेंगे, इधर आ गया एक्स, और 17 को उधर लेके गए तो कितने बचे, देखो 8 बचे। एक्स का मान कितना आ गया ये 8, एक तो आंसर ये था। समीकरण नंबर हमने इसे 1 बना लेते हैं, समीकरण 1 में एक्स का मान रखने पर, रख दो इसमें, ये है ना, देखो ये है समीकरण हमारे पास, ये इसमें रख दो मान, एक्स का मान कितना 8, तो 8 को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये आ गया 7, वाई का मान कितना आ गया 7, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसे, वाई का मान आ गया 7, ठीक है। करो इसे, और यही पूछा था इसमें एक्स वाई के मान निकालो, ठीक है, एक्स वाई के मान निकालो, करो इसे। अगला सवाल देखो,
4 नंबर का ये भी सवाल 4 नंबर का है, देखो। अब इसके बाद देखो जरा, अब इसने बोला है, देखो ये आ गया सांख्यिकी से आ गया। इसने बोला है किसी कारण 12 खराब पेन और 132 अच्छे पेनों में मिल गए। 12 पेन खराब थे, 132 पेन थी अच्छी, उसमें मिल गई हैं, वो मिल गए। तो केवल यह देख कर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यथाक्षर निकाला जाता है। निकाले गए पेन के अच्छे होने की प्रायिकता, मतलब कि अब देखो यार, हम देखो ऐसा करते हैं, ये कौन सा हो गया नंबर का, ये हो गया हमारे पास 6। इसने बोला देखो खराब पेन कितने हैं, खराब पेन कितने हैं, 12। 12 ही है ना, खराब पेन 12 और सही सही पेन या अच्छे लिख सकते हो इसे। अच्छे पेन कितने हैं, 132। तो कुल पेन कितने आ गए, कुल पेन कितने आ गए हमारे पास, ये आ गए हमारे पास 4 4 1, ये आ गए 144 पेन अच्छे हैं। अब क्या करा हमने, देखो खराब और पेन, खराब पेन है और सही पेन, इनको मिला दिया। पेन ऐसी है, मान के चलो सेम, जैसे कि मैं लिख दूं भाई, जैसे कि देखा होगा ये एक कंपनी की पेन है, दोनों ऐसी पेन है, ठीक है। इनमें जैसे कि बता नहीं सकते कौन सही है कौन सी खराब है। तो ऐसी कितनी है, 12 खराब 132 सही, इनको मिला दिया 144 हो गए टोटल। मिला दिया, मिला के हम देख के नहीं बता सकते, देख के नहीं बता सकते ये सही है या खराब है, ठीक है। इस प्रकार से वो है। तो उसमें से एक पेन निकाल दिया, एक पेन निकाल दी, और जो हमने पेन निकाली है वो सही पेन है, उसकी प्रायिकता ज्ञात करो। तो हमारे पास देखो हमने क्या निकाली, प्रायिकता निकाली, किसकी निकाली है, अच्छे पेन, अच्छे पेन, अच्छे पेन के प्रायिकता। तो नीचे क्या रखते हैं, कुल संभावित, कुल संभव परिणाम, परिणामों की संख्या। यहां लिखेंगे अच्छे पेन के अनुकूल कुल परिणामों की संख्या। तो देखो कुल पेन जो है कितने हैं, 144। अच्छे पेन के अनुकूल अच्छे पेन कितने हैं इसमें, 132, ठीक है। वैसे काट दो, देखो 4 से काटे पहले इसे, 4 से दोनों नहीं, 144 में कुल पेन 144, 4 से काटो, देखो 4 तिया 12, एक आ गया 4 तिया 12, 4 से 4 तिया 12, 2 आ गया 24 हो गया, 4 छिंग 24, तो ये आ गया 33/36। अभी और कट जाएगा, 3 से ये 11 बार, 3 से ये 12 बार, तो 1/12 इसकी अच्छे प्रायिकता अच्छे होने की प्रायिकता आ गई, ठीक है। अगला सवाल देखो, 4 नंबर का, देखो कितना छोटा सवाल है, 4 नंबर का था ये, 6 हो गया। अब देखो चलेंगे तीसरे क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हो गए, 4 4 नंबर के क्वेश्चन हो गए। अब ये आएंगे, देखो 6 नंबर के क्वेश्चन है, ये आएंगे, इसमें 6 नंबर के हैं जो है, 6 नंबर के क्वेश्चन चलेंगे। अब इसने बोला है, देखो एक भिन्न 1/3 हो जाती है, सवाल पढ़ो, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में एक घटाया जाता है। देखो शर्त इसने बोली है, देखो अब आगे पूरा पढ़ाते हैं पहले। और यह 1/4 हो जाती है, कब होती है 1/4, जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए, भिन्न ज्ञात करना है। तो जो ज्ञात करने के लिए बोलता है ना मैथ में, उसको मान लेते हैं हम, ठीक है। माना, माना भिन्न हमारे पास x/y आ गया, ठीक है, मान लिया हमने भिन्न है। तो ये भिन्न जो है 1/4, 1/4 ही बोला है इसने, 1/3, 1/3 हो जाती है, कब हो जाती है, जब इसके अंश में, इसके अंश में एक घटा देते हैं, अंश में से घटा दिया जाता है, अंश में से घटा दो बस, इसमें से एक घटा दिया बस, ये भिन्न 1/3 हो जाएगी। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी इसमें करेंगे तो 3x - के 3 y, y को उधर लेके आते हैं
पक्षांतर करेंगे चिन्ह बदल जाएगा, बराबर 0। समीकरण नंबर 1 ये बना ली। ये शर्त या स्थिति 1 दी है और इस सवाल में स्थिति दूसरी कौन सी है, शर्त दूसरी कौन सी है देखो। और यह 1/4 हो जाती है, ये 1/4 भी हो जाती है। कब हो जाती है 1/4? जब हर में 8 जोड़ दें, यदि इसके हर में 8 जोड़ दें, ठीक है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई 4x y प्लस के 8, 4x माइनस के y माइनस के 8। मैंने क्या करा है, मैं सबको इधर ले गया क्योंकि मैंने पहली समीकरण इस रूप में लिखी है, दूसरी समीकरण को भी इसी रूप में लिखूंगा, समीकरण नंबर 2। अब देखो इसे हल करना है। ये आ गया दो चर में रैखिक समीकरण। तीसरे वाले चैप्टर में तुमने पढ़ा होगा दो चर में रैखिक समीकरण को हल कैसे करते हैं। एक तो होती है प्रतिस्थापन विधि, एक होती है विलोपन विधि। ठीक है, हम करेंगे प्रतिस्थापन विधि से करें या विलोपन विधि से? विलोपन विधि से करते हैं, ठीक है, विलोपन विधि से करते हैं। विलोपन विधि क्या बोलती है कि एक चर, देखो यहाँ एक चर ये रहा, एक चर ये रहा, ठीक है, एक चर ये है, इसमें दो चर होते हैं, ठीक है। एक चर के गुणांक को, एक चर के गुणांक को सैम करते हैं। देखो गुणांक क्या होता है, जैसे कि मैंने एक समीकरण लिखी भाई, ये लिखा, तो x के जो गुणांक में ये जो है, जैसे मैंने यहां से देखो सुनो, ये एक पद है, ये है 7x की घात 2, तो इसको तो बोलेंगे घात। ये इसके गुणांक, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है, तो इसका मतलब इंटू होता है। इंटू का मतलब होता है गुणा। ये क्या हो रही है, ये 7 की क्या हो रही है, x की घात 2 में 7 7 की क्या हो रही है, गुणा हो रही है किसमें, x की घात 2 में, तो इसलिए 7 को बोलेंगे गुणांक। क्या बोलेंगे, गुणांक। तो समझ में आए गुणांक किसे बोलते हैं। तो ऐसी क्या है, देखो यहां पर ये एक x का पद ये रहा, ये y का ये रहा, x का ये रहा, y का रहा, किसी भी या तो x के गुणांक को सेम कर लो या y के गुणांकों को सेम कर लो। तुम्हें दिख रहा है यहाँ y के गुणांक यहाँ पे 1 है, यहाँ भी y का गुणांक 1 है, क्योंकि जिसका गुणांक कुछ नहीं होता उसका एक गुणांक होता है, क्योंकि तो सेम है, इसमें सेम करने की जरूरत नहीं है। पर जिसको हम सेम करते हैं उसी को हम काटते हैं, फिर हम इसे विलोपन विधि से करते हैं, ठीक है, विलोपन विधि। अब तुम्हारी मर्जी है, कोई सी विधि इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूं, समीकरण 1 को लिख दिया मैंने ऐसे, समीकरण 1 है और समीकरण ये 2 दे रखी है। अब मुझे देखो इसमें इसका एक चर सेम है, इसका एक चर का गुणांक सेम है। अब उस सेम है, अगर सेम नहीं होता तो गुणा करके अपनी तरफ से इसको सेम बनाते, तो इसी को हमें काटना जिसको सेम बनाया है। तो देखो ये माइनस माइनस तो कटते नहीं है, क्योंकि तुमने देखा होगा -2 और -2 क्या होते हैं, जुड़ते हैं, माइनस के 4। अगर यहाँ पे ये एक माइनस एक प्लस हो जाता तो ये माइनस माइनस क्या घटेंगे, घट के 0 आ जाएगा, कट जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा घटाने पर, घटाने पर। जब घटाने पर लिखते हैं इनके चिन्ह चिन्ह जो बदल जाते हैं। देखो माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस, और यहाँ प्लस है तो ये माइनस। अब इसका चिन्ह ये नहीं है, ये नहीं है, 8 का चिन्ह प्लस है, तो तुम्हें दिख रहा होगा भाई, ये देखो प्लस का 1y माइनस का 1y कट गई। यहाँ पे देखो ये क्या है, प्लस के 3x और माइनस के 4x, तो माइनस का 1x बचेगा। यहाँ तो कुछ नहीं बचा, यहाँ बचेगा प्लस की, ये 8 प्लस के माइनस के 3 है, तो प्लस के 5 बराबर 0। तो x का मान निकालेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर ये 5 आ गया। ये हमारे पास क्या है, x का मान ये आ गया 5। अब इस x के मान है समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो, मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारी ये, तो ये हो गया 15, तो ये और ये आपस में सॉल्व हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 12 बचेंगे, कितने बचेंगे, 12। तो y का मान निकालेंगे, माइनस के 12, माइनस से माइनस कैंसिल, y का मान आ गया हमारे पास 12। y का मान कितना, 12 है। अगर हमें देखो सवाल, हमें पेपर में अगर तुम्हारे पास टाइम है चेक करना है हमारा आंसर सही है या गलत, तो कैसे चेक करोगे, देखो हम क्या करते हैं, इस x और y के मान को इस समीकरण में और इस समीकरण में रख के देख लो, ये सिद्ध मतलब कि इसको सत्यापित करेगा। x का मान कितना आया भाई, 5, y का मान कितना आया, 12, माइनस का 3 बराबर 0। इसका मान यहाँ पे क्या, 0, राइट हैंड में, लेफ्ट हैंड का इसका मान 0 आना चाहिए। 15 12, तो माइनस में जुड़ जाएंगे, 15 घट के आगे 0, देखो यहाँ 0 है ये हमारा, तो दोनों मान बराबर आ गए, इसका मतलब आंसर हमारा सही है। दूसरे समीकरण में भी रख के देखो, 5 12 8 बराबर 0,
20, हाँ ये आ गया 20, ये 20 बराबर 0। देखना 20 में से 20 गए 0, दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब आंसर हमारा सही है उदाहरण से। देखो पहला तो वीडियो देख लेते हैं कितनी बन गई। चलो अगला सवाल देखो, पढ़ो अगला सवाल। इसमें अथवा में दे रखा है, इसी का अथवा में दे रखा है। इसमें बोला क्या है कि एक विमान अपने निर्धारित समय से 30 मिनट की दूरी, देखो करते हैं इसे। एक विमान अपने निर्धारित समय से 30 मिनट की देरी से चलता है और 1500 किलोमीटर की दूरी पर समय पर पहुंचने के लिए उसे अपनी चाल निर्धारित समय से 250 किलोमीटर पर घंटा बढ़ानी पड़ती है। तो विमान की सामान्य चाल ज्ञात कीजिए। क्या पूछा? विमान की सामान्य चाल। ये इसका है, ये तीसरे का अथवा वाला है, अथवा तीसरे का, हाँ अथवा वाला ही है। 6 नंबर का आएगा ये भी। इसने बोला है माना, इसने पूछा है कि विमान की सामान्य चाल, हम मान लेते हैं इसे, माना विमान की सामान्य हमने x किलोमीटर प्रति घंटा इसे मान ली इसकी चाल, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि ठीक है चाल ये है, तो समय अगर हम इसका निकालें, समय अगर निकालें, देखो हमारे पास समय निकालें, इसका समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल। तो हम इसका समय निकालते हैं, समय हम इसका सब पहले समय मान लें t1 मान लिया, ठीक है। अच्छा दूरी कितनी है? दूरी, कुल दूरी कितनी है? कुल दूरी है हमारे पास 1500 किलोमीटर। तो दूरी कितनी है? 1500 किलोमीटर। चाल कितनी है? x। तो इस समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब शर्त इसने बोली क्या है? शर्त, पहली शर्त क्या बोली है इसने? देखो अगर वो थोड़ा देरी से, वो देरी लगाता है, थोड़ा देरी से चलता है, ठीक है, तो उसे चाल बढ़ा दी, ठीक है। समय हम क्या मान लेते हैं इसका? समय हमने मान लिया t2, थोड़ा देर चल रहा है t2 टाइम से। और दूरी कितनी है इसकी? 1500 दूरी ही रहेगी। और चाल इसने बोला है कि थोड़ा लेट चलता है, वो लेट चलता है, तो उसी दूरी को कवर करने के लिए चाल वो उसकी अपनी स्पीड को बढ़ाएगा। तो स्पीड कितनी बढ़ दी कर दी उसने? अपनी जो चाल थी सामान्य चाल से उसने 250 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दी, ठीक है। अब देखो ये सवाल में गिवन है, ये मैं यहां लिख देता हूं, समय इसमें गिवन है। इसने बोला है चाल कितनी, और देखो 30 मिनट की दूरी, 30 मिनट की देरी से चलता है। तो यहां लिख देते हैं देरी वाला समय। देरी वाला समय कितना है? 30 मिनट। अब 30 मिनट को हम घंटे में चेंज करेंगे, 60 से भाग करेंगे 2, ये आ गया घंटा। इसे चेंज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखो यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा है, क्योंकि चाल हमारी जो है घंटे में आती है, ठीक है। जब सूत्र में जब लगाते हैं तो इसमें जब सूत्र में यहाँ पे जो समय लेते हैं घंटे में लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक घंटा कितना है? वो 1/2। तब अब हम क्या करेंगे? देखो समय, अब देखो एक तो अब निकल गलती, इसका समय तो निकालेंगे। तो इसका समय हो जाएगा, समय दूरी बटे दूरी कितनी है? 1500। चाल कितनी है अब इसकी? x प्लस की 250। एक समय ये हो गया, एक समय ये हो गया। अब मुझे बताओ कौन सा समय ज्यादा है, कौन सा कम है? अब सिंपल सी एक बात बताओ, समय यही तो ज्यादा होगा, ठीक है। कैसे? क्योंकि देखो ऊपर वाली संख्या सेम होती है। जब ऊपर वाली संख्या सेम हो, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, मैंने यहाँ लिखा, यहाँ पे लिखा मैंने 2 और यहाँ लिखा मैंने 3। तो देखो मैं इसको काटूंगा तो क्या आ गया? मान 1, और इससे से काटूंगा, देखो भाग देंगे तो 0.66 आएगा। तो यहाँ बड़ी जब संख्या होती है तो देखो ये कौन सा बड़ा? ये वाला मान बड़ा है ना, 1 बड़ा है इससे। जब नीचे संख्या बड़ी होती है, नीचे संख्या बड़ी होती है तो उस पूरी भिन्न का मान छोटा होता है। तो यहाँ पे देखना, देखिए संख्या सेम है, तो ये x है, ये x प्लस के 250 है, मतलब कि जो ये है, मान चलो कि 100 होती तो ये कितनी है? 350। तो ये संख्या बड़ी है तो इसका मान कम है, तो हम क्या करेंगे अब?
तो T1 में से T2 घटा देंगे तो समय लग रहा है 1/2। तो T1 का मान कितना है 1500 x माइनस की 1500 x प्लस की 250 बराबर 1/2। इसे हल करेंगे। देखो हल करते हैं। हम इसमें से 1500 इसे कॉमन ले लेंगे, थोड़ा सा आसान हो जाएगा हमारे लिए। 1/2। अब इस 15 गुणांक में ये 1500 यहाँ चला जाएगा, 1500 की यहाँ गुणा कर देते हैं, इसमें एल देते हैं एलसीएम। तो एलसीएम आएगा ये x प्लस की 250, 250 की यहाँ गुणा हो जाएगी x प्लस के 250, x की यहाँ गुणा हो जाएगी बराबर 1/, ये आ जाएगा तुम्हारे पास। इसको मैं चलो ही रहने देता हूँ अभी। अब देखना ये x से ये x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 250, यहाँ बचा 1500 गुणा 250 बटे, अब इसकी गुणा कर देते हैं इस ब्रैकेट में, तो x की घात 2 प्लस की 250x बराबर 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देखो, इनकी गुणा करेंगे, इसकी गुणा करते हैं इसमें, तो ये आएगा देखो 0 0 0, ठीक है। 25 पंजे 125, 5 12 हासिल का आ गया, 25 से कम 25, 3 37 हो गया, 37 बटे x की घात 2 250x 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी इसमें गुणा करेंगे और यहाँ इसकी गुणा करेंगे, तो ये आएगा x की घात 2 250x, 2 की इसमें गुणा करेंगे तो 2, ये 0 आ गया, हासिल का 1 14 1 15, हासिल का 1 6 और 1 7, ये आ गया हमारे पास 7,50,000 आ गया, ठीक है। अब इसको इधर लेके आते हैं, पक्षांतर कर दिया इसका, सवाल हो गया ये बड़ा, ठीक है, ये आ गया। अब ये करेंगे गुणनखंड, तो चलिए वहां पर वो आता नहीं, अब यहां से करते हैं हम, ठीक है। यहाँ समझाता हूं मैं इसे। ये थी समीकरण 250x माइनस की 7,50,000, ये हमारी समीकरण, ठीक है। अच्छा अब इसको हल करना है। देखो द्विघात समीकरण तुम्हें पता है, द्विघात समीकरण का ये फॉर्मूला, एक तरीका ये होता है हल करने का। गुणांक में क्या है इसका, एक की इसके इसमें गुणा करते हैं तो कितना आएगा 7540। गुणा करके हमें ऐसी, इस संख्या को हमें ऐसे तोड़ना है, ऐसी दो संख्याओं के बीच में तोड़ना है कि उन दो संख्याओं की गुणा करके तो इतना है 7,50,000, और यहाँ पे क्या माइनस, और माइनस करके आया 250, और उन दोनों संख्याओं को माइनस करके आया 250, ठीक है। बच्चों को यहीं पे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, अब छोटी संख्या होती है उसमें बच्चे कर लेते हैं, ठीक है। अब तरीका बच्चे ज्यादातर ये करते हैं कि 7540 के करेंगे हम गुणनखंड। अब गुणनखंड तो बहुत सारे हो जाएंगे, शायद तुम्हारा 7,50,000 का गुणनखंड करते में पेज भर जाए, टाइम वेस्ट होगा इसमें। इसलिए कहते हैं कि मैथ मांगता प्रैक्टिस। कुछ चीजें ऐसे होती हैं कि भैया प्रैक्टिस ही करोगे तो ही आएंगी चीजें, ठीक है। अब जैसे कि हम इसका सर्च करेंगे, मतलब कि पहले गुणनखंड करेंगे, उन संख्याओं के आपस में गुणा कर करके देखेंगे, टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। और जैसे कि संख्या में जैसे मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि दो संख्या हमारे पास, वो हमारी दो संख्या 1000 और 700, 1000 में से 250 लाना है तो 1000 में से 250 750, ये दो संख्या हमारे पास ही हैं 1000 और 750। मैंने इसको एक सांस में मतलब ऐसे देखा और आ गया, ठीक है। अब मैंने एक साथ क्यों लिख दिया, तुमको भी ऐसी बनना है, वो कब बनेंगे, प्रैक्टिस करोगे तब, ठीक है। मैंने प्रैक्टिस की है, मैंने अपने टाइम पे पढ़ा था तब प्रैक्टिस की, बच्चों को पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, यहाँ भी पढ़ाता हूँ, तो प्रैक्टिस करी, ठीक है। और अब भी तुमको पढ़ाने के लिए आया हूँ, तब भी मैं प्रैक्टिस करके आया हूँ, ठीक है। तो मेरी प्रैक्टिस थी, तो मुझ पे गुणनखंड के आते हैं एक साथ करने, इसको मोटे मोटे, जब बड़ी संख्या होती है मोटे मोटे तरीके से कैसे इनको निकालते हैं, ठीक है। वो तुम पे भी आना है, वो तुम पे कब आएगा, जब प्रैक्टिस करोगे। इसलिए कहते हैं मैथ को प्रैक्टिस, मैथ जो प्रैक्टिस मांगती है, प्रैक्टिस किया करो, ठीक है। तो समझ में आ गया, तो इसलिए कह रहा हूँ मैथ जब भी आएगा और पेपर देने जाने से पहले प्रैक्टिस जितनी हो जाएगी उतनी ही अच्छी होगी, ठीक है। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम, ठीक है, बहुत लंबा सवाल हो जाएगा, टाइम हो जाएगा इसमें। तो हमारे पास दो संख्या कौन सी आ गई, एक तो आ गई देखो 1000 की गुणा 750 में करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। और जब 1000 में से 750 घटाएंगे तो 250 आएगा, तो इसे बीच वाले पद को तोड़ेंगे इसमें, ठीक है। तो x की घात 2 प्लस का 1000
1000 माइनस के 750 x 7,50,000 बराबर 0। इसकी इसमें गुणा करेंगे ब्रैकेट में x की 750x 7,50,000 बराबर 0। अब यहां से और यहां से कॉमन आएगा, देखो कॉमन लेते हैं तो इसमें कॉमन क्या, x कॉमन है इसमें, तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 1000। यहाँ से देखो हमें यहाँ पे x देखो 750 पूरा का पूरा कॉमन आ जाएगा, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ x लाना है, तो x यही तो बचेगा यहाँ पे, जो गुणांक में सारा बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा x, ब्रैकेट के बाद माइनस बाहर भी लिया है तो ये हो जाएगा प्लस। अब इसमें से देखो 1000 निकाल दो, 1000 मतलब कि नहीं 750 ही निकाल दी, हाँ कितना बचेगा ये 1000 बराबर 0। तो यहां से तुम्हें दिख रहा होगा ये वाला ब्रैकेट, इस दो पदों में ये क्या सेम दिख रहा है तुम्हें, ये ब्रैकेट सेम दिख रहा है, तो इसको लिखेंगे बाहर। यहां बचा x और यहां पे बचा 750 बराबर 0। अब हमें क्या करते हैं, इनको अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं, बराबर 0 बराबर, तो यहां से इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस की 1000 आएगा और यहां से x का मान आएगा 750, ये आ गया। अब बात आता है कि विमान की चाल, तो x के मान 2 आए तो विमान की चाल क्या होगी, विमान की सामान्य चाल क्या होगी। देखो माइनस में कभी भी चाल हुआ, दूरी हुई, ऊंचाई दूरी लंबाई चौड़ाई, ये चाल कभी माइनस में नहीं होती, ठीक है, ऊंचाई दूरी ये सब माइनस में नहीं होती, इसलिए माइनस वाले को छोड़ने पर तो ये धनात्मक जो संख्या ये हो जाएगी विमान की सामान्य चाल, ये हो जाएगी विमान की सामान्य चाल, ये हो गई तुम्हारे पास 750 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है, ये थी इसकी सामान्य चाल। तो चलिए अगला सवाल देखो। तो देखिए इसका अगला सवाल देखो, चौथा सवाल देखो, इसका चौथा सवाल होगा, चौथा सवाल है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले दो खंबे लगे हुए हैं, खंबे के बीच सड़क पर स्थित किसी बिंदु, इन दोनों खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रम से 60 और 30 है, तो खंभों की ऊंचाई ज्ञात करनी है एक तो, और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। देखो ये हमारे पास सड़क है, इसकी चौड़ाई कितनी है, सड़क है 80 मीटर, कितनी है 80 मीटर 80 मीटर, और यहाँ पे इसके साइडों में ये दो खंबे, समान ऊंचाई के दो खंबे खड़े हुए हैं, यहां पर कोई एक पॉइंट ले लो, ठीक है, ये पॉइंट ले लिया मैंने, हाँ इसने बोला है भवन के शिखर पर लगे मीनार, नहीं दो आमने सामने दो समान ऊंचाई के दो खंबे लगे हुए हैं, खंभों के बीच पर स्थित किसी बिंदु से इन दोनों खंभों के शिखर के उन्नयन कोण, इसके शिखर का उन्नयन कोण और इसके शिखर का उन्नयन कोण। अब थोड़ा सा ये देखो कौन सा वाला बिंदु कौन से खंबे के नजदीक है ज्यादा, ठीक है, इसने दे रखा है क्रम से 60 और 30 अंश। अब दिक्कत आती है बच्चों को, क्या करते हैं कि अब 60 यहां लिखे हैं, यहां लिखे, तो सिंपल सा ये देखो कोई भी एक बिल्डिंग है, मान के चलो कि मीनार है, हम उसके अगर मुझे टॉप पे देखना है, उसके जो शिखर को देखना है, जितना उसके पास जाएंगे तो हमारी गर्दन, उसके शिखर को देखने के लिए हमारी गर्दन कितनी झुकेगी, ज्यादा मतलब प्रेशर लगेगा हमारी गर्दन में, जितना हम दूर से देखेंगे उसके शिखर को उतना ही हमें हमारी गर्दन को आराम मिलता है, ठीक है, तो जितना पास जाएंगे तो गर्दन दुखेगी, तो इसका मतलब ज्यादा एंगल लेना है, बड़ा एंगल लेना है, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 60। अब ये वाले यहाँ इस मीनार से दूर है तो ये आएगा 30। अब इसने बोला क्या है, इन दोनों खंबे समान है, एक की निकाल देंगे दूरी, मतलब इनकी ऊंचाई एक की निकाल देंगे, दूसरे की भी वही होगी, और इसने बोला है, और क्या बोला है, ये बोला है बस, ठीक है, ये निकालना है, और यहां से इस खंबे की दूरी, यहां से इस खंबे की दूरी 80, टोटल तो दे रखी है इनके बीच की दूरी 80, इनके बीच की दूरी निकालनी, हम क्या करते हैं एक की मान लेते हैं, हमने इसको मान लिया x, तो ये कितना हो जाएगा 80 माइनस के x, ठीक है, ये x है,
मान के चलो भाई ये 10 है, पूरी दूरी कितनी है यहाँ से लेके यहाँ 10 है, मैंने मान के चलो ये 2 है, तो ये कितनी 8 हो जाएगी ना। 8 कैसे आया 8? हमने टोटल में से, इस टोटल में से हमने क्या करा, हमने 10 में से टोटल में से 2 घटाया, जब भी तो आया 8। इसी प्रकार टोटल दूरी कितनी 80, एक को x मान लिया यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितनी बची, टोटल में से इसे घटा दिया, टोटल में से घटा दिया, इसका नाम लिख लिया ए बी सी डी ई। देखो हम पहले लेते हैं त्रिभुज, 6 नंबर का सवाल है त्रिभुज, पहले ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं ए बी सी, इसे भी ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, सवाल सही आएगा। ए बी सी में थीटा का मान कितना है, थीटा का मान कितना है भाई 30, और इनकी ऊंचाई मान लेते हैं भाई, ऊंचाई हम h मान लेते हैं, इसकी ऊंचाई h कुछ मान लिया है, और ये भी h होगी क्योंकि दोनों समान है। तो इस वाले त्रिभुज की बात करें, इसमें लंब यही तो होगा क्योंकि ये 90 अंश है, 90 के सामने वाला कण होता है, सामने वाला कण होता है, ये लंब हो गया, नीचे वाला आधार, तो इसमें लंब कितना है, लंब है हमारे पास h हो गया, और आधार कितना है अभी, आधार है x, मीटर लिख सकते हो इसे, ठीक है लिख लो, चलो मीटर में रखें सारी चीजें, मीटर। तो आधार लंब और आधार किस में होता है, टेन में होता है, टेन थीटा में होता है, लंब बटे आधार, थीटा का मान कितना है 30, लंब कितना है h, आधार कितना है x, इसका मान होता है 1/√3 h बटे x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मान आ जाएगा h√3, ठीक है, समीकरण नंबर 1। अब इस त्रिभुज को लेते हैं, त्रिभुज डी सी ई में थीटा का मान कितना है अभी 60, ठीक है, और इसमें लंब है h मीटर, आधार हो जाएगा 80 माइनस के x मीटर, लंब और आधार किसमें होता है 10, लंब बटे आधार, थीटा का मान कितना है 60, लंब कितना है h, आधार 80 माइनस के x, इसका मान होता है √3, और h का मान क्या कर, नहीं ऐसे अभी नहीं कर रहे, चलो यहाँ क्या करते हैं हम, x का मान यहाँ रख देते हैं हम, x का मान रख दें यहाँ पर h√3, मैं लिख देता हूं समीकरण 1 से हमने x का मान रख दिया। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो इसकी इसमें गुणा करेंगे, ठीक है, तो मैं इसकी इसमें करूंगा तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास h, अब इसकी गुणा करूंगा तो ये आएगा 80√3, अब इसकी इसमें करूंगा देखो √3 के √3 हो जाएगा 3h बचेगा यहाँ पर, h को मैं इधर लेके आऊंगा तो प्लस के 3h, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4h, तो 4 से कटा 2 बार, तो h का मान कितना आ गया 20√3, ये तो आ गई इसकी ऊंचाई, दोनों खंभों की ऊंचाई, ठीक है, एक तो आंसर ये हो गया। अब इसने बोला है कि इन खंभों के बीच की दूरी निकालो, इस बिंदु से खंभे की दूरी निकालो, तो हम निकालते पहले खंभे की ई सी, कितना हो जाएगा 80 माइनस के x माना था, 80 x का मान भी निकाल लेते हैं, ये भी देखो अभी नहीं करते, इस h का मान समीकरण 1 में रखने पर, h का समीकरण 1 में रखने पर रख दो, इसमें 20√3, √3 यहाँ है ही, तो कितना हो जाएगा 3, कितना हो गया 60, x का मान कितना आ गया 60, एक खंबे के बीच बिंदु से खंबे की भी दूरी तो ये आ गई BC, BC का मान तो ये आ गया, हमें निकालना है EC, EC कितना है 80 माइनस के x, 80 माइनस के 60 बराबर कितना आ गया 20, ये आ गया हमारे पास EC बराबर 20 मीटर, ठीक है, उतारो इसे, अगला सवाल देखो, उतारो इसे, अगला सवाल क्या है, देखो लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए चित्र अनुसार एक 10 सेंटीमीटर खिलौना बनाया गया है, यदि बेलन की ऊंचाई कितनी है 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो ठीक है, त्रिज्या ये 10, एक ठोस एक लकड़ी का गोला है, मान के चलो एक लकड़ी है ऐसी,
पेड़ काट लेते हैं ना, सीधा पेड़ कोई हो और उसके एक हिस्से को काट लिया, ये ठोस है। अब इसमें से क्या करा, इसमें से एक अर्धगोला काट लिया, गड्ढा कर दिया एक अर्धगोला टाइप का, ऐसे गड्ढा काट के निकाल दिया। ठीक, अब इसने बोला है कि इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो अब इसमें इसकी जो त्रिज्या दे रखी है 3.5 त्रिज्या दे रखी है, और इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दे रखी है 3 सेंटीमीटर। अब इसे निकालना संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। देखो पृष्ठ क्षेत्रफल जैसे कि मान के चलो ये मार्कर है, ये एक तरीका से यही तो है, ठीक है, बेलन ही है। पृष्ठ इसका है कहां पर, पृष्ठ, ठीक है, देखो ये तो साइडों में पृष्ठ है इसका, ये रहा साइडों में पृष्ठ है, एक पृष्ठ इसका यहाँ पे, एक पृष्ठ यहाँ पे है, ठीक है। अच्छा, अगर ये ठोस होता, अगर ये ऐसा ठोस होता, इसका एक पृष्ठ ये है, एक पृष्ठ ये है, एक पृष्ठ ये है, गोलाकार पृष्ठ है, तो इसका क्षेत्रफल ये हो जाता है, इसका क्षेत्रफल ये हो जाता है, और इसका हो जाता है 2πr/h, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसने बोल दिया सवाल में कि गड्ढा गड्ढा कर दिया, कैसा कर गड्ढा कर दिया इसमें, कैसा, अर्धगोला टाइप का। तो अर्धगोले का टाइप का अंदर से जो पृष्ठ है कैसा होगा, अंदर से पृष्ठ इसका ऐसे होगा ना, ये वाला 2πr², इसका यही तो होता है, अंदर से पृष्ठ है कैसा, गड्ढा टाइप है, अर्धगोले, अर्धगोले का अर्ध पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2πr। सेम इसका यही आएगा, यहाँ पे मैं इसे लिखता हूँ 2πr², इसका हो गया 2πr², ठीक है। और इसके जो ये जो बेलन है ठोस, इसके साइडों का क्या होता है, इस साइड वाले का क्या होता है 2πr/h। इसमें बोला इसका टोटल मतलब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालो, तो संपूर्ण के लिए क्या करेंगे ना, जोड़ देंगे। तो आ जाओ लिख लेते हैं इसे, देखो बेलन, बेलन की त्रिज्या, देखो बेलन की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या बराबर है, यहां लिखते हैं बेलन की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर कितनी है, ये दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और अर्धगोले बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसने निकालना कुल संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यही तो होंगे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, एक तो हो गया साइडों वाला, एक हुए अर्धगोले 2πr², 2πr², 2πr/h, ये दोनों सेम है तो जुड़ जाएंगे, 4πr² आ जाएगा ये। अब इसमें तो कॉमन है, बस इसको सॉल्व करना है, मान रखते नहीं इसके, देखो 2πr इसमें से कॉमन लिया, यहाँ h बचेगा, यहाँ बचेगा कितना, ये आ गया तुम्हारे पास 2r, ये आ गया, ठीक है। हाँ, अब जब मान रख दो 22/7, r का मान कितना, r का मान मतलब त्रिज्या क्या है 3.5, h का मान 10, r का मान 3.5, 7 से ही काट देंगे इसको 0.5 बार, तो कितना हो गया ये 2 गुणा 22, 0.5, 10, देखो 3.5 की 2 में करेंगे, 3.5 का डबल कितना होता है 7, मैं 2 की पहले इसमें करता हूँ 0.5 में, तो 0.5 में 2 की गुणा करूंगा तो 1 आएगा, ये कितना हो गया, ये हो गया 17। तो सिंपल सा 22 की 1 में करूंगा 22, और 22 की 17 में गुणा कर लो, 14 हासिल का 1, 15, 22, 4, 7, 3, 374 सेंटीमीटर की घात 2, ये आ गया तुम्हारा आंसर, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। उतारो इसे। अब थोड़ा सा वीडियो देख लेते हैं कितनी रह चुकी है हमारी, ठीक है, करते हैं। देखो अब इसमें क्या बोला है, इसके देखो अथवा वाले सवाल और दे रखे हैं, अथवा वाले सवालों कर लेते हैं।
इसने बोला है कि पहले नीचे से चलते हैं। देखो इसने बोला है एक ठोस है, इसी 5 में का ही, ये 5 में था, 5 में का अथवा वाला देखते हैं। 5 में का अथवा सवाल देखते हैं क्या बोला है इसने, कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है। एक ठोस कैसा है कि अर्धगोले पर भी एक शंकु खड़ा हुआ है, ठीक है, उसका आधार सेम है, शंकु और अर्धगोले की त्रिज्या समान है, ठीक है। ऐसा बोला है कि एक अर्धगोला है, इस पर समान त्रिज्या का एक शंकु लिया ऐसे करके, ठीक है, ऐसे, ये हो गया हमारे पास, ये अर्धगोला हो गया, ऊपर शंकु हो गया, इनकी दोनों की त्रिज्या कितनी है, समान है। इसने क्या बोला है, देखो शंकु और अर्धगोले की त्रिज्या समान है, और इसकी माप क्या दे रखी, त्रिज्या की माप दे रखी है हमारे पास 3.5। और क्या बोला है इसने, कुछ दिया है इसने, यदि ठोस की टोटल ऊंचाई कितनी है, इस ठोस की टोटल ऊंचाई हमारे पास है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। अच्छा, तो उसने बोला है ठोस का आयतन, इस ठोस का टोटल आयतन, देखो छोटा सवाल है, बस समझना, सूत्र दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। हमें निकालना है इसका टोटल आयतन, क्या निकालना है, टोटल आयतन, कुल आयतन निकालना है। तो इसका शंकु है, शंकु का आयतन क्या होता है, ये होता है 1/3 पाई आर की घात 2h, ये होता है ना शंकु का आयतन। और अर्धगोले का आयतन क्या होता है, अर्धगोले का पूरे का होता है 4/3 पाई आर की घात 3, लेकिन हम आधे का निकाल रहे हैं तो 2 से यहाँ होता है 2, ठीक है। इसने बोला कुल निकालो, कुल को मतलब जोड़ देंगे बस, मान रख देंगे इसमें। अच्छा, मान रख देंगे यहाँ पे, इस मान को निकालने के लिए हमें आर का मान चाहिए, आर का मान ये अर्धगोले की त्रिज्या 3.5, और इसका आयतन निकालने के लिए इसकी त्रिज्या चाहिए, तो इसकी त्रिज्या क्या 3.5 है, लेकिन यहाँ पे एच का मान भी चाहिए होता है, मतलब कि शंकु की ऊंचाई चाहिए। तो शंकु की ऊंचाई यही तो होती है, यहां से लेके ये ऊंचाई होती है, तो ये ऊंचाई का मान कितना है ये भी तो पता होना चाहिए हमें, भी ये भी तो चाहिए हमें, तो इसे भी थोड़ा समझ लेते हैं। देखो ये क्या है, एक, देखो एक ये गोला है, ऐसा समझो, ये गोला है, ये केंद्र होता है, तो यहाँ केंद्र से यहां से इन ये परिधि के बीच की दूरी क्या है, सबकी सेम होती है, इसकी जो ये सब सेम होती है दूरी, ये त्रिज्या सब जगह समान होती है। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने ये बीच में से काट दिया, मैंने बीच में से ये काट दिया, ये बीच में से काट दिया, काट दिया। तो मुझे बताओ, ये यहां से लेके यहां तक की दूरी में बताया था, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये सब सेम है ना, ये दूरी भी सेम है ना, ये सेम है ना, तो ये 3.5 है, तो यहां से लेके यहां तक ये भी तो 3.5 होगी, 3.5 होगी, 3.5 ये भी होगी। तो कहने का मतलब ये है भैया जी, तो एक बार बताओ, ये यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या, 3.5 आ गई हमारे पास, ठीक है, 3.5 है हमारी। तो बची कुची ये जो हाइट है यहां से लेके यहां तक ये ऊंचाई होगी, तो हम क्या करेंगे, टोटल कितनी है ये 3.5, यहां से लेके यहां तक कितने 3.5, ठीक है। हमें ये कितनी बची, टोटल में से हम इसे निकाल देंगे, टोटल में से यहां से लेके यहां तक क्या है, यहां से लेके यहां तक ये 6, इतनी है 3.5, और ये कितनी बचेगी, टोटल में से इसे घटा देंगे यहां से लेके यहां तक, तो घटाते ही, तो देखो घटाएंगे 6 में से 3.5 घटाएंगे तो कितना बचा, ये 5, ये 2, 2.5 बचा, ठीक है। 6 दे रखा है इसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, ठोस की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो देखते हैं अब, अरे रे, मैंने क्या है, पीछे ऊपर वाले की त्रिज्या जो पीछे सवाल कराया था इससे पहले, उसकी त्रिज्या ले ली 3.5, लेकिन इसकी त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी है, ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है, 3 सेंटीमीटर, सॉरी दोस्तों 3। तो देखो यहां से लेके यहां तक 3 है, टोटल कितनी है 6, तो ये बची कुची कितनी है, अरे टोटल 6 है, ये 3 है, तो ये 3 ही तो बची, ये भी तो 3 बची, 3 सेंटीमीटर, तो शंकु की ऊंचाई भी 3 है, ठीक है। अच्छा, अब हम इसे लिख लेते हैं थोड़ा सा, देखो शंकु की त्रिज्या और बराबर है किसकी, और अर्धगोले की त्रिज्या बराबर है अर्धगोले की
गोले की त्रिज्या कितनी है दे रखी है भाई, दोनों की त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर। और शंकु की ऊंचाई की बात तो कर लेते हैं। शंकु की ऊंचाई 6 में से हम क्या करेंगे, 3 घटा देंगे तो ये आ गया, शंकु की ऊंचाई आ गई हमारे पास 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। हमें निकालना है कुल आयतन। क्या लिखेंगे, कुल आयतन। आयतन इस ठोस का लिख देते हैं, ठोस का कुल आयतन। कुल आयतन कितना है, 1/3 पाई r⁻², h प्लस के 2/3 पाई r⁻3। मान रख दो बस, हम अलग अलग मान रखना, पहले इसमें कॉमन ले लेते हैं, जितना कॉमन हो सके कॉमन ले लेते हैं। तो नीचे से 1/3 कॉमन है, ऊपर से दोनों में पाई है, का पाई ले लिया, यहाँ दो दो आर है, यहाँ 3 है, तो 2r कॉमन ले लिए बस। यहाँ क्या बचेगा, h, यहाँ क्या बचा, 2 बचा और एक r बचा। ठीक है, मान रख दो अब इसमें 1/3 पाई का मान रखते हैं 3.14। आर का मान कितना है, 3, तो 3 × 3 2 बार रखेंगे क्योंकि 2 आर है यहाँ पे। एच का मान कितना है, 3। आर का मान कितना है यहाँ पर, 3। 3 से ये 3 कैंसिल। अब 3 किस में गुणा कर देंगे, देखो 3 चौक 12, हासिल का 1, 3 3 3 एकम 3 और 1 4, 3 तिया 9, ये आ गया, एक गुणा है। ये कितना बचा, 3 प्लस के 6 कितना बचा, ये 9। 9 किस में गुणा, 9 दूनी 18, हासिल का 1 36 और 37, 3 9 में 81, 1 84, ये आ गया 0.2 के बाद। देखो ये आता है लगभग में, ये है हमारा मान लगभग, या तो ऐसे लिख दो लगभग में, ये लगभग में। क्यों लगभग में, क्योंकि जो पाई का मान होता है लगभग में होती है 3 पॉइंट, ये 22/7 होता है, ये जो 3.14 जो लगभग में लेते हैं हम लगभग में, तो इसलिए लगभग में ये आ गया। तो ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो 84.78 लगभग। ठीक है, आंसर ये हो सकता है, मतलब होगा ये आंसर, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो लगभग में कितना आएगा, दशमलव के बाद 5 से बड़ा है अंक। ठीक है, तो इसमें एक जोड़ के लिख देंगे 85, तो लगभग में 85 सेंटीमीटर की घात 3 सेंटीमीटर की, यहाँ लिखेंगे सेंटीमीटर की घात 3। उतारो इसे, अगला सवाल देखो फिर। अब इसका अथवा वाला देखो, कौन सा अथवा, अब देखते हैं अथवा चौथे का, चौथे का अथवा वाला, चौथे का अथवा क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है इसने। देखो ऊंचाई दूरी कही है, भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक मीनार, देखना 20 मीटर ऊंचे भवन, देखो ये भवन है 20 मीटर ऊंचा, ये हो गया भवन, इसकी ऊंचाई कितनी है 20 मीटर, ये भवन है। ठीक है, और से भवन के शिखर, ये शिखर होता है इसका, इस शिखर है, शिखर पर लगी एक मीनार, उस पे भी एक मीनार लगी हुई है, यहां भी एक मीनार लगी हुई है इस पे, ये होगी मीनार। ठीक है, मीनार, शिखर पर लगी मीनार, मीनार के तल, ये मीनार का तल ये होगा, ये जो है, ये जो पॉइंट है, ये शिखर का तो भवन का शिखर है और मीनार का तल है। तो इसने बोला है कि जमीन के कोई बिंदु पर, यहाँ जमीन पर कोई बिंदु ले लेते हैं, यहां से कुछ दूरी पर एक बिंदु है, मीनार, भूमि के एक बिंदु से भवन के शिखर पर एक मीनार के तल और तल और शिखर, इसका तल और शिखर के उन्नयन कोण, यहां से इसके मीनार के तल तल का और यहीं से इसके मीनार के शिखर के उन्नयन कोण कुछ दे रखे हैं। क्या क्या दे रखे हैं, देखो इसने दिए हैं 45 और 60, कितने 45 और 60। देखो इस सवाल में तो वैसे क्रम से बोला है, तो इसने बोला है मीनार की ऊंचाई, इस मीनार की ऊंचाई याद करो। देखो अब
पहले उसने बोला है कि मीनार के तल तल का बन गया 45 और उसके शिखर का बन गया 60 अंश। अगर ये नहीं दे रखा होता, अगर कंफ्यूज डायरेक्ट बोल देता कि तल का और जो है शिखर का, तल का और शिखर का कोण ऐसे से दे रखा है, तो तुम्हें यहाँ कंफ्यूज होता है कि यहाँ 45 छोटे वाले को बनाऊं या यहाँ 60 इसको बनाऊं। ठीक है, सिंपल सा ये देखा करो कि मैं अगर यहाँ खड़ा हूं, तुम खुद को यहाँ रख लो, इसके शिखर को देखने में आसानी होगी या इसके इसके तल को इसके मीनार के तल को देखने में आसानी होगी या इसके शिखर को। सिंपल सा है, जितना नीचे देखेंगे आसानी होगी, जितना ऊपर उससे शिखर को रहेंगे तो गर्दन थोड़ी मतलब कि हमारी पीछे की तरफ झुक जाएगी, दर्द होगा ज्यादा। तो कहने का मतलब ऊपर ज्यादा देखने पर कोण ऊपर वाला ज्यादा बनेगा, नीचे वाले बिंदु को देखने में कम कोण बनता है। ठीक है, अब आ जाओ, इसने बोला है कि इस मीनार की ऊंचाई, तो जो पूछा है हम उसको h मान लेते हैं। मैथ में जो कुछ भी पूछता है उसे मान लेते हैं, h मान लिया, इसको हमने x मान लेते हैं। ठीक है, अब हम इसके नाम दे दो भाई, नाम इसका A B C और D। सबसे पहले हम पॉइंट कोई भी त्रिभुज ले लो, या तो छोटा वाला ले लो B C D। देखो त्रिभुज B C D में इसमें थीटा का मान कितना है, छोटे वाले में 45 अंश। ठीक है, और इसका आधार आधार कितना है x मीटर, और इसका लंब L लिख दो, चलो लंब कितना है 20 मीटर। तो अब आधार और लंब किसमें होता है tan थीटा, लंब बटे आधार इसमें तो होता है। थीटा का मान कितना है 45 और लंब कितना है 20, आधार कितना है x, इसका मान होता है 1/1 लिख लेंगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर आ गया 20। मतलब ये इस बिंदु की जो है भवन से दूरी कितनी है 20 मीटर। अब लेते हैं त्रिभुज ए सी डी। ए सी डी में थीटा का मान 60 अंश, आधार कितना है x से दे रखा है, x मीटर ही आधार, और लंब कितना है, लंब कितना आ गया हमारे पास, देखो लंब, ये लंब कितना हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक 20 प्लस के x, 20 प्लस के h, 20 प्लस के h। और ये किसमें होता है, आधार लंब होता है tan में, tan थीटा लंब बटे आधार। थीटा का मान 60, लंब कितना हमारे पास 20 प्लस के h, a का मान आधार क्या x, और x का हमने मान निकाल दिया, इसका मान है √3। x का मान क्या है, x का मान निकाला था हमने 20। समीकरण 1 से यहां लिख देता हूं, समीकरण 1 से। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसके इसमें और इसके इसमें गुणा करते हैं। ठीक है, देखो तो मैं इसके इसमें गुणा करूंगा तो आएगा 20 प्लस के h, इसके इसमें गुणा करूंगा तो आएगा 20 √3। मुझे h का मान चाहिए, तो 20 √3, 20 को इधर लेके आ गया, 20 माइनस, तो इसमें से 20 कॉमन आ जाएगा तो √3 माइनस के 1 बचा। ठीक है, ये आ गया h का मान इतने मीटर। देखो ये तो आंसर दे रखा हुआ, या फिर ऐसे निकाल सकते हो, आगे थोड़ा बढ़ाना हो तो इसे h 20, इसका 1.7321 तक होता है। ठीक है, 1.7321 होता है, हम थोड़ा यहीं तक ले लेते हैं 2 अंक तक, माइनस के 1 बचा, तो इसमें से 1 घटाएंगे 0.73 बचेगा ये। ठीक है, तो h का मान इसमें से गुणा कर दो, देखो 2 6 14, यहाँ कर 14 ये आ गया। ठीक है, 0.10 अंक के बाद आ जाएगा ये तुम्हारा यहाँ, h का मान यहाँ भी हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ गुणा कर लेते हैं एक बार, 20 की गुणा करते हैं, 0 0 6 14 0 6 4 1.2 अंक के बाद, तो 14.60 मीटर आ गया। ठीक है, करो।